परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के साथ देश के सामने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से समय को मोड़ देने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के विषय और टोन दोनों स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के संकल्प और मिशन को प्रधानमंत्री ने दोहराया तो साफ कहा कि किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मोदी दीवार बनकर खड़े रहेंगे। यानी टैरिफ वाले ट्रंप को भी संदेश स्पष्ट है। घुसपैठ रोकने के लिए हाई पावर्ड कमेटी बन रही है तो दुश्मन से देश के सारे अहम ठिकानों की रक्षा के लिए 2035 तक सुदर्शन चक्र मिलने का संकल्प है। दिवाली पर न्यू जीएसटी का गिफ्ट, दाम कम दम ज्यादा के आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च हो रही है। ऐलान हुआ है कि सरकार फाइल में नहीं लाइफ में मिले ऐसी व्यवस्था करेगी। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के संबोधन में 100 साल के हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को भी याद किया गया। लेकिन जब देश इतना महत्वपूर्ण पर्व मना रहा था तब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ना ही राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य समारोह में शामिल हुए थे। 79वां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर का गौरव, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप टैरिफ जैसी चुनौती। ऐसे में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां संबोधन दो टूक बातों और स्पष्ट लक्ष्यों की दिशा दिखाने वाला रहा। 60 साल पहले 103 मिनट के संबोधन में 48 बार भारत, 28 बार युवा और 26 बार आत्मनिर्भर शब्द आया। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में 2047 के ऐसे विकसित भारत का लक्ष्य था जो किसी के आगे डिगे नहीं, झुके नहीं। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की स्पीच में कई नए ऐलान थे। इनमें शामिल है दिवाली पर न्यू जीएसटी से टैक्स घटाना, 2047 तक 10 ट्रिलियन वाले भारत के लिए रिफॉर्म टास्क फोर्स, 3 करोड़ युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, समुद्री ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय मिशन और लड़ाकू विमानों के लिए मेड इन इंडिया जेट इंजन। लेकिन प्रधानमंत्री के जिस ऐलान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है घुसपैठियों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय डेमोग्राफी मिशन। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच का एक और हिस्सा है जिस पर तूफान खड़ा हो रहा है। पीएम ने 100 साल के हो रहे आरएसएस को याद किया। 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को। 15 अगस्त की स्पीच में आरएसएस का जिक्र ऐसे समय में हुआ है जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता पर्व के मुख्य समारोह में नहीं आए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि स्वतंत्रता में आरएसएस का योगदान क्या था। जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। देश में दो मुख्य विचार जो हैं उसमें कुछ लोग आरएसएस के साथ हैं, कुछ लोग आरएसएस के विरोध में हैं। तो इसलिए आज इस बात का अगर वो जिक्र ना करते तो अच्छा रहता। नीतिगत भाव, आदर्शगत भाव से हम आरएसएस से सहमत नहीं है
उनके आदर्श के हम विपरीत हैं। राजनीति के हंगामे अपनी जगह हैं, लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री नया भारत का मंत्र फूंक रहे थे। आज तक ब्यूरो। लाल किले से सुधांशु त्रिवेदी जी, बहस की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप लोग और आपके नेता बार बार पूछ रहे हैं कि राहुल जी, खड़गे जी कहते हैं वो पार्टी का अपना उनका पक्ष है, लेकिन कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके जरिए हम ये माने कि प्रधानमंत्री ने एक नई लकीर खींची है? उनका 12वां संबोधन था, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि हम आगे कितना बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी वो पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप के हस्तक्षेप पर सवाल पूछ रहे हैं, वो इस भाषण के बाद भी ऐसे तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उन अगणित स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन और समस्त मधुर मनोभावों की आहुति दी, उनको समर्पित करता हूं दिनकर जी की उस कविता की पंक्ति से कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, और उन्हीं को मैं समर्पित करता हूं आज आपका हल्ला बोल। अब हम आते हैं आज के इस विषय के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आप भाषण को सुने तो उसमें कई चीजें बहुत दूरदृष्टि की और सूक्ष्म थी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि भारत इसी जल्द ही अपना इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में सफल होने जा रहा है। आज की डेट में चिप हर चीज में प्रयोग होती है, आपके मोबाइल से लेके, कार से लेके, एसी से लेके, हर प्रकार की चीज में। और आप ये भी ध्यान रखिए, चिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा जो सेंटर था वो ताइवान था। आज जिस रंग के चीन और ताइवान के रिश्ते हैं, तो उन्होंने भी अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग इधर शिफ्ट करने का प्रयास किया और हम अपना इंडिजिनस बनाने जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारत क्लीन एनर्जी में टारगेट रखा कि 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक होगी, वो 5 साल पहले 2025 में अचीव कर ली गई। फिर उन्होंने हाइड्रोजन मिशन और न्यूक्लियर मिशन की बात की, यानी जो आधुनिकतम टेक्निक है। और उसके साथ साथ उन्होंने तो बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 हैं, और आज ये यथार्थ है कि वीजा को पीछे छोड़कर भारत का डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है यूपीआई, वो दुनिया में सबसे ज्यादा एक दिन में ट्रांजैक्शन करने वाला सिस्टम हो गया है। ये दर्शाता है कि नया भारत किस रूप में, किस क्षमता और किस दक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि वो दौर चले गए जब भारत को एक इस प्रकार का हमारे शांति और अहिंसा के विचार को नकारात्मक ढंग से यूज किया जाता था, या हम यूं कहें कि हमारी उदारता और कायरता के बीच की सीमा रेखा बहुत धुंधली होती चली जा रही थी। तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से न्यू नॉर्मल स्थापित कर दिया है। हाँ। और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, ये नया भारत किस भारत का प्रतीक है? संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा, आप उस देश के प्रतीक हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आप उस देश के नागरिक हैं जो दुनिया का यंगेस्ट देश है। आप उस देश के नागरिक हैं जो दुनिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने दुनिया में किसी के ऊपर इन्वेजन नहीं किया। आप उस देश के नागरिक हैं जिसमें दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं लिखा कि भारतीयों ने आके मेरे साथ ये तोड़फोड़ की, मेरे साथ अत्याचार किया। आप उस देश के नागरिक हैं जहां चाइना से लेकर, मतलब वेनसोंग सिंह से और फाइयान से लेकर इब्न असीर, इब्न तबरी, इब्न अल खल्दूम अरब से लेकर भारत में ज्ञान पढ़ने के लिए आते थे। आप उस देश के नागरिक हैं जहां चारों मतलब 6 ऋतुएं पड़ती हैं, तीनों जाड़ा गर्मी बरसात समान रूप से पड़ता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसको माना जाता था कि दुनिया में पुण्य भूमि है, जिसके लिए कहा जाता है कि हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशक्षते, अर्थात एक महान गौरवशाली परंपरा और एक स्वर्णिम भविष्य, दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। तो मैं कहूंगा उनके भाषण को सूक्ष्म रूप में एक पंक्ति में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। संघ पर क्यों बोला गया उस मंच से, इस पर 2 लाइन का एक जवाब। वो कह रहे हैं कि आरएसएस को वहां से क्यों, लाल किले के प्राचीर से क्या मेंशन, क्यों मेंशन? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें अपना सर्वस्व निछावर करके मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, आज के भारत में जब हर व्यक्ति की आकांक्षा है मुझे और चाहिए, दिल मांगे मोर, वहां एक संगठन बताइए जहां हजारों लोग क्या कहते हो, मैंने अपना सब कुछ काम धंधा नौकरी छोड़ दी, मैंने अपनी संपत्ति छोड़ दी, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लिया और अपने घर और अपने प्रांत में नहीं रहूंगा, मैं देश के किसी दूसरे कोने में जाके रहूंगा
और जैसे हॉस्टल में जीवन जिया जाता वैसा रहूंगा। गांधी की खादी देखनी है तो आरएसएस के कार्यालयों में देखिए, कांग्रेस की टोपी से चली गई। एक लाइन में मैं कह दूं पूरी बात। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो है जिसे हम संघ में कहते थे, संगीत रागी जी को ध्यान होगा, कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। जिस संगठन ने यह सिखाया, और आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप पे इन लोगों को बहुत सारा थोड़ा दिल में वो होता है ना, उनके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगा जो संघ भाजपा के रिलेशनशिप पे, कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री के भाषण में जो बड़ी बातें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर कही, ऑपरेशन सिंदूर पर कही, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर खादी अब देखनी है महात्मा गांधी की, त्याग समर्पण देखना है देश के लिए, तो आप आरएसएस को देखिए, कांग्रेस की टोपी से खादी चली गई है। स्वतंत्रता दिवस की हल्ला बोल के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सर झुकाकर नमन। दुर्भाग्य ये है कि जो संगठन अंग्रेजों की मुखबरी करता था, 60 रुपये पेंशन लेके बुलबुल पे घूमता था, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता था, संविधान की प्रतियां जलाता था, आज उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गोडसे की विचारधारा आज पूरे देश में जो प्रधानमंत्री फैलाते हों, जो कहते हों कि ज़्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, मंगलसूत्र और भैंस और पता नहीं क्या क्या इस नाम पर वोट मांगते हों, जो संगठन 100 साल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, वो देश को क्या दिशा देगा। खैर, देश के प्रधानमंत्री उसी संगठन से निकले हैं और उस संगठन का पूरा जो आधार है वो झूठ ही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने आज भी लाल किले की प्राचीर से केवल झूठ का ही प्रचार किया, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए। आज सबसे पहला उन्होंने कहा कि साहब जीएसटी जो है वो दिवाली पर, अभी नहीं, जब बिहार का चुनाव आएगा तो मैं जीएसटी कम कर दूंगा। अरे भाई, आप अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो अभी कौन रोक रहा है आपको। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान के नजरिए से, कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से और इतिहास में जाकर इतिहास की केवल बातों को गाकर आप केवल और केवल देश को गुमराह करना चाहते हैं। न्यू इंडिया की बात की गई, कहा गया कि साहब ये न्यू नॉर्मल है कि जिसमें अमेरिका जो है वो पहले ही सीज फायर का डिक्लेयर कर देता है कि सीज फायर मैंने कराया। आज सुबह भी जिस समय पर मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय पर ट्रंप यही घोषणा कर रहा था। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग कंप्यूटर को और एटीएम मशीन जब आई थी तो उनके पुतले फूका करते थे, विरोध किया करते थे। हालत यह है कि नोटबंदी जिस समय पर हुई तो 1 साल लग गए आंकड़े आने में, और आज हालत यह है कि महाकुंभ की सफलता की बात तो कर गए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वहां पर कितनी मौतें हुई, और उनकी एक लिस्ट आज तक नहीं आई, लेकिन ड्रोन और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजें बात होती रही। दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज भी जिस तरह से आरएसएस को एक एनजीओ बताया, जो कि अपने आप में सरासर झूठ है, भाषा की विविधता की बात कर कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उन्हीं के गृह मंत्री क्या कहते हैं, तमिलनाडु के उनके गवर्नर क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, छीना सीना हमारा छलनी हो गया है, लेकिन क्रिकेट का मैच होगा अगले महीने, ये तय कर कर चले गए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर तमाम चीज़ों के ऊपर जो वक्तव्य दिए, वो जो सेना कहती है उसके इतर दिए। सेना कुछ कहती है कि हमारे हाथ बांध रखे थे, सेना कहती है हमारी शहादत हुई, पुंछ जिले का डीएम कहता है कि हमारे यहाँ पर सिविलियंस की मौत हुई उनके शेलिंग से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो पार्लियामेंट में कहा वो पूरी तरह से अलग कहा। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से आज डेमोग्राफी मिशन की बात की गई कि भाई हम डेमोग्राफी मिशन लेकर आएंगे, आप कहते हैं कि साहब वो घुसपैठियों ने हमारे लोकल लोगों के रोजगार ले लिए। देश के प्रधानमंत्री क्या इतने कमजोर हैं? क्या इतने कमजोर हैं कि घुसपैठिए 11 साल आपकी सरकार चलने के बाद भी हमारे लोकल लोगों की रोजगार छीन कर चले जा रहे हैं? मुझे लगता है केवल और केवल आज भी चुनावी भाषण था। किसानों की बात की, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा पर डे जो है किसान की आमदनी घट गई। आज बताएं कि 2022 में किसान की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आपने परिश्रम से शुरू किया अंजना जी, परिश्रम शब्द पर बड़ा जोर दिया प्रधानमंत्री महोदय ने, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परिश्रम जनता के लिए होता है या अपने व्यापारी मित्रों अडानी और अंबानी के लिए होता है? असली सवाल ये। आलोक जी, राहुल गांधी जी
एक छोटा सा जवाब इसका जरूर दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको अपना पूरा बोलने दिया। नेता विपक्ष और नेता विपक्ष के रूप में वो पूरा सम्मान खोजते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए, लेकिन ये देश का जश्न था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का निजी जश्न नहीं था। आज आपके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं इस जश्न में शामिल हुए? वजह क्या है? देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार देखा है कि अपोजिशन के लीडर्स का, अपोजिशन के सांसदों का किस तरह से अपमान किया गया है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर के सामने रहा हो, चाहे बाकी कार्यक्रमों में रहा हो। मुझे लगता है यही कारण रहा है और हमने अपने कार्यालय में झंडा फहराया है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने, बीजेपी के भी अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में झंडा फहराया है। नड्डा जी ने भी शायद अपने घर पर या कार्यालय पर झंडा फहराया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद का विषय है। इसमें कोई विवाद नहीं है सुधांशु जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। कोई विवाद नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य तो यह है कि चोरी की सरकार चलाने वाले लोग, स्वतंत्रता को छीनने वाले लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसको चुनावी भाषण वो कह रहे हैं, सब बिहार के लिए आप लोग कर रहे हैं और जो तमाम उनकी बातें, और राहुल जी पर उन्होंने कहा कि ये विवाद का विषय ही नहीं है। मुझे लगता है आज के दिन बेहतर होता, 363 दिन रखने चाहिए हमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए। 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे विचार से कुछ कोहेरेंस दिखाना चाहिए। परंतु जो आपने कहा, मैं समझ सकता हूं विवशता कि वो खड़गे जी जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं होती है, चुनाव आयोग में जाकर नारे लगाने और धरने देने में उनके घुटनों में तकलीफ होने लगती है 15 अगस्त को आने में। और वो राहुल गांधी जी, वो महात्मा गांधी जो प्रोटोकॉल को पूरी तरह दरकिनार करते थे कि वो थर्ड एसी, उस जमाने में थर्ड एसी नहीं, सॉरी थर्ड क्लास होता था, अब तो थर्ड क्लास होता ही नहीं है, उसमें चलते थे, जो तन के ऊपर एक छोटी सी धोती और लपेट कर चलते थे। आज उनके जो एकमेव स्वयंभू उत्तराधिकारी ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल बड़ा है मेरे लिए राष्ट्र के प्रति सम्मान से। किस पे? वो स्वतंत्रता दिवस जो इनके अनुसार इन्होंने दिलवाई थी। अब मुझे लगता है देश को भली भांति इसको समझना चाहिए। अब इनकी बात का बिंदुवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा, भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा जीएसटी हम दिवाली बताएंगे, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? दिवाली भारत में समृद्धि का प्रतीक है। नहीं, बिहार के, अब ये भी कहता हूं, मगर जानते क्या है? नहीं, इसका भारतीय संस्कृति से संबंध है। भारत में समृद्धि का प्रतीक, व्यापार और लक्ष्मी जी की पूजा का प्रतीक दीपावली है, मगर गुलामी की मानसिकता इस देश में कैसे पैबस्त थी? दिवाली पे आना चाहिए। नहीं सुनिए, आप हाँ आप कुछ भी मत कहिए प्रभु, जो सच्चाई है उसको बताइए कि चुनाव पे वोट लेना इसलिए जीएसटी कम करना है। बजट इन्होंने बोला तो मैं बताता हूं। भारत का इतिहास में भारत का बजट 1947 से 97 तक शाम 5 बजे आता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तय किया था कि लंदन के टाइम के हिसाब से जब 11 बजेंगे शाम 5 बजे आएगा। गुलामी की मानसिकता 50 साल रही। अटल जी के टाइम में सुबह 11 बजे आना शुरू हुआ। अब आइए, भारत का बजट मोदी जी के आने से पहले 1 मार्च को आता था। क्यों? क्योंकि लंदन में मौसम 1 मार्च के महीने में बर्फ पिघलती है, काम करने का होता है, मगर हमारे यहां तो मानसून आ जाता है मई के एंड में। इसलिए मोदी जी ने एक गुलामी की मानसिकता कहां तक बैठी हुई थी इस देश ने पूरी तरीके से देखा है। अब बताता हूं, इनको बड़ी प्रॉब्लम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज बताइए वनवासी क्षेत्रों में, आज ट्राइबल्स की बहुत बात करते हैं, वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला एक संगठन बताइए, सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों में काम करने वाला भारतीय मजदूर संघ, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, और यहां से लेके समाज के हर क्षेत्र में जिसे कहते हैं अपने को खपा देना, अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित करके और राष्ट्र के लिए यह कार्य करने का संगठन, इनको अगर समस्या नजर आता है तो फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, 1 मिनट बस पूरा कर लूं, तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा में जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा वर्धा शिविर में क्यों की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने 62 युद्ध के समय आरएसएस की प्रशंसा की, 63 में 26 जनवरी को इनवाइट किया, 65 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया, सिर्फ जनसंघ को नहीं, श्री गुरु गोलवलकर जी को भी बुलाया, इंदिरा जी ने डायस शेयर किया 1983 में। ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए खुद ही बोलते थे कि धोती के नीचे हाफ पैंट है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो, और प्रणब मुखर्जी जी संघ कार्यालय गए। प्रॉब्लम कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं थी, राहुल सोनिया के बीच में प्रॉब्लम आ गई है इनके दौर में। और मैं कहना चाहता हूं, संघ वो संस्कार देता है, विपक्ष के नेताओं को जो सम्मान मिला है इनके नेताओं के, मैं बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न, आपके राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, आपकी पार्टी के अध्यक्ष और वो रहे हैं, मदन मोहन मालवीय आपकी पार्टी के रहे हैं, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति एस.सी. जमीर उनको दिया है पद्म अवार्ड, तरुण गोगोई को दिया है,
मगर आपको, इन नेताओं को नहीं, आपको एक परिवार का सम्मान चाहिए और उस परिवार के तीनों प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला है और 3 में से 2 ने अपनी सरकार में अपनी अध्यक्षता से बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। मेरे भाई, कांग्रेस को जो सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिया है वो अभूतपूर्व है। वो कह रहे हैं परिवार का सम्मान आपके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए संघ के सम्मान से आपको दिक्कत हो रही है। छोटा सा जवाब फिर मैं इन दोनों। देखिए, संघ ने अंग्रेजों के लिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करने के लिए आह्वान किया कि नहीं किया? सरदार पटेल ने बैन लगाया कि नहीं लगाया? गोडसे संघ की विचारधारा से था कि नहीं था? और सरदार पटेल के नाम पर 11 साल में कोई एक योजना शुरू कर दी हो तो उसका नाम जरूर बता के जाइएगा। हल्ला बोल 40 मिनट का है अभी। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान जिसके लिए आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाता है। क्या चोरी करते हैं आप? क्या करते हैं ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज संघ का जो असली काम है वो शिक्षा पर कब्जा करना, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना, यूपीएससी, एसएससी, नीट, वहां पर अपने पिट्ठुओं को बैठाना और पेपर लीक करवाना और नीट जैसे कांड करवाना, संघ का काम ये रह गया। एक लाइन बोल दूं? हाँ, एक लाइन में आप लोग का खत्म नहीं हो रहा है, दोनों चलते हैं, चेहरा देखने आए। रजिस्ट्रेशन वर्ड से मुझे याद आया, जो कहते हैं नागरिकता का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, सीएए, जो कहते हैं संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, वक्फ बोर्ड, जो कहते हैं कि अपनी पहचान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, एसआईआर, मगर जो कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए राम मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, वो आके जब बोलते हैं रजिस्टर्ड पर, तो ये पूरे रजिस्टर्ड क्या है ये देश की जनता को समझ। डिसीजन बोर्ड पढ़ने के बाद भी आप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या एक स्टेट्समैन के तौर पर आज जो उन्होंने भारत के मुद्दों पर और मतलब एक शक्तिशाली संदेश लाल किले से दिया है। देखिए अंजना जी, मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण निर्विवाद रूप से एक बहुत अच्छा भाषण था और जब देश क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हो उस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे और उनकी जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं और जो आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश। सर, आज इस शो के खत्म होने के 1-2 घंटे के अंदर आपके 1-2 फैन क्लब तो बन जाएंगे, लेकिन दो चीजें भाषण को लेकर, इनको क्रिटिसाइज करने वाली ट्रोल आर्मी शुरू हो जाए। भाषण को लेकर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक, 3 चिंताओं की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो है सुरक्षा की चिंता, समृद्धि की चिंता और संकल्प की चिंता। संकल्प की कमी की वजह से हम जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पाए। सुरक्षा जाहिर सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है जो हमारे सामने है, और समृद्धि यानी अगर आप आर्थिक विकास नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अगर अंदरूनी तौर पर देखें, जो भाषण में महत्वपूर्ण सवाल क्या था, जो हमने कहा चुनौतियां, आज देश एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती के साथ दो चार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो उसको एड्रेस करने की बात उन्होंने की और उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान से कहा है कि आप हमको न्यूक्लियर थ्रेट देने की कोशिश मत करिए। और ट्रंप को भी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम किसी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स को लेकर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भर शब्द उन्होंने तकरीबन 19 या 26 बार उन्होंने 26 बार जिक्र किया है। सुधार को लेकर उन्होंने 20 बार जिक्र किया है। इन दोनों का मतलब क्या है कि भारत जिन आर्थिक संकटों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसका एक रास्ता है कि भारत को अब विदेशी मामलों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर करिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है जो मैंने कहा इंटरनल क्यों है, 2 उसके पहलू हैं। एक, कहीं ना कहीं जो संघ का नाम आज उन्होंने लिया वो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर जबरदस्त तरीके से अंदरूनी दबाव है जिसकी वजह से पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं और जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि संघ का अड़ंगा है। लेकिन जो राहुल गांधी की अनुपस्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक क्राइसिस इस देश के अंदर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में आगे नहीं आ रहे हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, इसमें चूक किसकी है? नहीं, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मेरे लिए अगर आप ये कहें कि मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराऊं, क्योंकि लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष विपक्ष। और अगर विपक्ष इस मौके पर नहीं आ रहा है तो इसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए कि क्यों राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचते हैं, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते हैं, संगीत रागी जी क्यों नहीं पहुंचते हैं, ये सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है, ये पूछ रहे हैं वो। और इसी के साथ संघ को लेकर भी उनका कहना है कि चूंकि अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है, एक क्राइसिस की स्थिति है और उन पर दबाव है, इसलिए संघ की प्रशंसा आज उन्होंने। देखिए, आज़ाद भारत के मैं कम से कम पिछले 48 साल से
देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को। मुझे नहीं याद है, जब से टेलीविज़न आया है तब से इन घटनाओं को आज के दिन में स्वतंत्रता दिवस पर्व को मनाते हुए भी देखता आया हूँ। मुझे कभी याद नहीं आया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसे राष्ट्रीय उत्सव में शामिल नहीं हुआ हो। अब राहुल गांधी की क्या मजबूरी है, कौन उनको प्रेरित कर रहा है, किस गिरोह के चक्कर में है? नहीं। देखिए, आशुतोष जो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर कांग्रेस का प्रवक्ता है, तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो उसको उस तरफ मत जाइए। जैसा कि सुधांशु जी ने कह दिया है, हम उसको दोबारा जिक्र नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दिन में 4,35,000 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चला रहा है। यदि उसके सारे अनुषांगिक संगठनों को लें, आप दुनिया में एक संगठन बताइए जो इस प्रकार का कार्य कर रहा हो, राष्ट्र निर्माण का काम। और बार बार मैं कह रहा हूं, उन संगठनों का हम गिना नहीं रहे हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं। ऐसा संगठन जो यदि अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा हो और उसके योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर के डिफेंस मिनिस्टर सारे उस वैचारिक अधिष्ठान से निकले हुए लोग हैं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री ने तो इससे पहले भी बोला, संसद में कहा था कि मैं स्वयंसेवक हूं और मुझे इस बात पर गर्व है। एक और जिक्र कर देना चाहता हूं, मुझे लगता है आज का जो प्रधानमंत्री का संबोधन था राष्ट्र के नाम, वो एक अद्भुत संबोधन है। इसलिए क्योंकि अभी पिछले 4-5 महीनों से जितने भी प्रश्न खड़े किए जा रहे थे, मुझे लगता है इस संबोधन में उन सारे प्रश्नों का उत्तर है। दो बातें बड़ी स्पष्ट हो रही। एक, 11 साल में प्रधानमंत्री ने क्या, उनकी सरकार ने किया है, क्या स्वरूप भारत का बदला है, विरासत, वैभव दोनों और सांस्कृतिक वैभव को लेकर के वो एक चित्रित किया है। दूसरी बात, एक आत्मनिर्भर भारत कैसे आने वाले दिनों में बनेगा, उसका एक रूपरेखा खींचा है भारत, और देश की जनता का एक ढंग से आह्वान किया है कि इस राष्ट्रीय मूवमेंट के साथ, जैसे गुरुदेव आपको टोकते हैं तब आप तेज बोलते हैं, ऐसे आप एकदम धीमी गति में। देखिए, ये जो मैंने संघ के संकट की बात की, जो अंदरूनी संकट की बात की, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। एक तरफ मोहन भागवत है जो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। एक तरफ मोहन भागवत है जो साफ तौर पर कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। एक तरफ मोहन भागवत है जो लगातार मुस्लिम लीडरशिप के साथ आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 के समय में मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें घुसपैठिया बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने जिस तरह से घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि वो एक आत्मस्वीकारोक्ति भी उनके अंदर है। आत्मस्वीकारोक्ति भी इसी बात को लेकर यह है, क्योंकि आपने तो घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में बाकायदा कार्यक्रम किया। जब उन घुसपैठियों की पहचान हो गई 20 लाख के आसपास, तो आपने क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? कितनी बार आपने बांग्लादेश के पास गए और आपने कहा कितने घुसपैठिए हमारे आए हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदू आजादी के समय में पाकिस्तान में रह गए या बांग्लादेश में रह गए, मेरी उनके साथ किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है। मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है जिन्होंने आजादी के समय भारत में रहना पसंद किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है, और उन्होंने ये चुना ना सुधांशु जी, उन्होंने ये चुना कि हमको भारत अपना देश मानना है। मेरे लिए चिंता का सबब यह है कि अगर दो वरिष्ठतम लोग संगीत प्लीज एक मिनट। मेरी चिंता इस बात को लेकर यह है कि अगर एक विचार परिवार के अगर दो शीर्ष पुरुष अगर आपस में लड़ रहे हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की लड़ाई, मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपकी समझ है, आपकी समझ, अरे मुझे तो बोलने दीजिए ना। तो मुझे इस बात को लेके चिंता होती है कि ये जो अंदरूनी संघर्ष है, कहीं ये कोई दूसरा रूप अख्तियार ना करे। ये वैचारिक संघर्ष भी है, ये सांगठनिक संघर्ष भी है, और ये व्यक्तिगत ईगो का भी मामला है। सुधांशु जी, देखिए, जो आशुतोष जी ने बोला, प्रबुद्ध होकर एक बहुत गलत बात बोली कि जो लोग वहां रह गए उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में रह गए हैं, वो जब भी भारत आना चाहें, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी सारी कुशल क्षेम करे, आने वाले वर्षों में भी जब भी आना चाहें, चूंकि वो वहां पर अपनी मर्जी से नहीं थे, वो इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ये दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने भी ये बात कही, और अगर उसके बाद भी कहें तो मुझे अटल जी की कविता की वह पंक्ति याद आती है जो उन्होंने कहा था, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और जो भारत के बारे में कहा, मैं ईमानदारी से बता देना चाहता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
जिस समय जो मुस्लिम सीट्स थी आज के भारत में, मैं आज के पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं कह रहा हूं, 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में वोट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना भारत में की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 46 में कहां से चुन के गया? लाहौर, कराची, रावलपिंडी से नहीं, ढाका और पेशावर और चटगांव से चुन के नहीं गया, वो मुंबई की बाइकुला सीट से 95% वोट के साथ चुन के गया। आज का यूनाइटेड प्रोविंस 73 में 64, आज का गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 30 में 30 मुस्लिम लीग, आज का साउथ इंडिया वो, और फिर मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, जनवरी मद्रास प्रेसिडेंसी 28 में 28, और सरदार पटेल ने जनवरी 48, 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में बोला, भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया। सेम चीज 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये बात उठाई गई तो सरदार पटेल ने बहुत गुस्से में कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, अलग स्थान चाहिए, अलग डायरेक्टरेट चाहिए, अब साथ मत आओ। इसलिए ये इतिहास का झूठ नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उसके बाद, अरे भैया हो गया, सरदार पटेल ने कहा आशुतोष जी एक छोटा जवाब दे। बिल्कुल, देखिए और मैं एक और बात कहता हूं, एक मिनट देखिए, और एक मिनट में एक पूरी कर लूं फिर जल्दी से, और किसी को मेरी बात पे यकीन ना हो तो 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, मुस्लिम लीग के सदस्य के ऊपर सरदार पटेल का जवाब अभी जाइए, पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेज नंबर 270-72 के आसपास जाके देख लीजिएगा, झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। कम से कम स्वतंत्रता दिवस वाले दिन झूठ नहीं बोलना। आशुतोष देखिए छोटा सा फिर आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि सुधांशु जी थोड़े इतिहास के विद्यार्थी एक चीज भूल जाते हैं। जब पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ उसके विरोध में दिल्ली चलो का जो नारा आया था, उसमें अल्लाह बख्श सिंह ने जो रैली की थी वो जिन्ना की किसी भी रैली से सबसे बड़ी रैली थी। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस बात की ओर इशारा नहीं करते कि जो नॉर्थ इंडिया के से जो मुसलमान यहां से गए, सिर्फ 2% मुसलमान वहां गए थे। और आज की तारीख में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, देख अब मैंने आपको बीच में नहीं बोला, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, संगीत जी मुझे आपके हर बात संगीत अगर आपको लड़ाई करनी है आप सड़क पे जाइए, स्टूडियो में जगह नहीं है, लेट हिम कंप्लीट। आप हाथ उठाइए, उन्होंने हाथ उठाया, देखिए बार-बार सर उन्होंने हाथ उठाया ना, उनको मौका मिला, आप हाथ दूसरी बात क्या है कि जिस 1940 में जिस पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करने वाला जो शख्स था, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठ के सरकार बना रहे थे। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, फिर आप गलत है। नहीं देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। नहीं बोलता हूं, जल्दी से 2 लाइन में पूरी कीजिए। सवाल पूरा करने दीजिए, उसके बाद जवाब देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अंग्रेज गवर्नर को उन्होंने चिट्ठी लिखी जो आज भी लोगों के सामने उपलब्ध है, कोई भी जाके छात्र पढ़ सकता है, जिसमें उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश करना है, इसका वो सिद्धांत दे रहे थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले, एक साथ जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैं दोनों से बोलने दीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट पे आज बहुत अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। जरा बोल कर चिट्ठी लिखी थी, अरे क्विट इंडिया मूवमेंट पार्टीशन, माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, देखो आप पूरा देश जानता है भारत छोड़ो आंदोलन का आरएसएस ने किस तरह से पीछे से छुरा घोंपने का काम किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। लेकिन आज का विषय वो नहीं, आज का विषय जो है वो मोदी जी की स्पीच है। मोदी जी हर बार भाषण में, आज उन्होंने एक नया 2035 का आंकड़ा दे दिया, 2047 का, और तमाम आंकड़े इस तरह के दे देते हैं, पिछले आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते। आज उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की कोई योजना का ऐलान कर दिया है। अरे महाराज, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कहीं रखा था आपने बजट में भी ऐलान किया था 15 अगस्त को, फिर वही ऐलान कर रहे हैं आप। ये ऐलान करना बंद कीजिए आप। सबसे पहली चीज, न्यू नॉर्मल की बात की, जिस न्यू नॉर्मल में ट्रंप सीज फायर कराता है, रूस से जो कच्चा तेल आता है उससे हमारे व्यापारी मुनाफा लेते हैं, और टैक्स जो भुगतना पड़ता है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। न्यू नॉर्म है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से लोगों को डराकर वोट मांगने का काम करता है। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची देश को नहीं पता, पहलगांव पे मुझे वोट दे दीजिए। आज न्यू नॉर्म यह है कि मणिपुर का मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन कमीशन मेरी चोरी की सरकार बनाएगा। पंचायत चुनाव की 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में खोलने पड़ेंगे और नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन पूरा देश और पूरी बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करे, बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। न्यू नॉर्म यह है कि आप पूरी तरह से ऑल पार्टी मीटिंग से भाग जाएंगे, राज्यसभा में जवाब नहीं देंगे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 साल में नहीं करेंगे,
आप बताइए कि आप डेमोग्राफी की बात आज कर रहे हैं, जनगणना क्या वो नवाज शरीफ आके कराएगा? यहाँ आपकी सरकार को 11 साल हो गए। अरे भाई कोई सा भी हो, नवाज शरीफ मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र है। अरे भाई मोदी जी का ज्यादा अच्छा मित्र वही है पुराने वाला, उसे बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं जनगणना मैं नहीं कराऊंगा। अरे भाई जनगणना मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज की बात करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू मुसलमान करना है। सुदर्शन चक्र की और कृष्ण भगवान की बात करूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुष्ट खड़े हैं, धर्म तुम्हारी तरफ है, अधर्म सामने है, गांडी उठाओ और मारो। सरेंडर नहीं किया था ट्रंप के कहने से। मोदी जी ने ट्रंप के कहने से सरेंडर किया और अधर्म का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया मोदी जी ने। क्यों दिया आज तक देश को नहीं पता है। इसलिए ये जो 103 मिनट का जो आत्मनिर्भर बनने की बात का भाषण दिया गया, मोदी जी 5 किलो राशन देकर आप कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। 5 किलो राशन के पैसे आप पर कैपिटा इनकम में जोड़कर पर कैपिटा इनकम के आंकड़े बनाते हो और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। 17% से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का घट के 16% हो गया। मेक इन इंडिया की धज्जियां उड़ गई और उसके बाद आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। ठीक है, चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। रोजगार योजना के लिए 1 लाख करोड़ से 10 गुना इंपोर्ट बढ़ गया। 1 लाख करोड़, मेक इन इंडिया की बात 1 लाख करोड़ से लेकर पाकिस्तान, ट्रंप, सब पर उन्होंने प्रश्न मुझे जवाब दीजिए। किसी दिन तो कोई दूसरा टॉपिक होना चाहिए बात करने के लिए, वही घिसे डिजिटल डाटा के जमाने में जरा देख लें। अब मैं जवाब उतनी बातों को हम कितनी बार जवाब दे चुके हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, सरेंडर सरेंडर कह रहे हैं। सरेंडर का वर्ड तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर ने नहीं यूज किया, हाफिज सईद मसूद अजहर ने नहीं यूज किया। ये हाफिज से बड़े मुहाफिज बन गए आतंकवादियों के, सरेंडर सरेंडर बोल रहे हैं। अब ये मैं आज नहीं बोलना चाहता था, मगर क्या करें, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो अनाप शनाप अभी क्या बोले नवाज शरीफ। मैंने कहा भाई आज तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। अरे हाँ कोई भी हो, मतलब मोदी जी को गिराने के लिए कोई भी चलेगा, किसी का भी कर ले। मेरे विचार से कुछ थोड़ा समझ, जनगणना में जवाब देता हूं। अब सुनिए, इनको घुसपैठियों की जांच नहीं करनी है, वो गणना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस करेगी क्या भाई? सरकार करेगी ना। 11 साल में कितनी जांच? फिर बीच में बोलने लगे। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, मगर इन्हें लड़ाना है उत्तर और दक्षिण में। इनके मंत्री बोले थे कर्नाटक के कि उत्तर वाले कम टैक्स देते, दक्षिण वाले ज्यादा, तो पूछा पत्रकार ने अलग होना चाहिए? हाँ अलग होना चाहिए। तेलंगाना के इनके सीएम ने बिहार वालों के लिए क्या बोला, उस पर लड़ाना है। तमिलनाडु के मंत्री ने, मैं किसी काम को छोटा नहीं बोलता, कहा बिहार वाले तो यही काम करने के लिए आते हैं, सफाई के लिए, तब इन्होंने लड़ाना है। और सुनिए, अब वो आ रही है दीदी जो कह रही है कि बंगला के नाम के ऊपर लड़ाना है, मराठी के नाम पे लड़ाना है, तमिल के नाम पे लड़ाना है, जात के नाम पे लड़ाना है, उत्तर दक्षिण में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे थोड़ी होना है। इसीलिए मैं एक लाइन में कहूंगा आज की स्वतंत्रता दिवस पे कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को हैं ये लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, मतलब रात के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। इसलिए आज जरूरी है आगे बढ़कर आने की तैयारी करना। और मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय आशुतोष जी ने जिन बातों को लेकर आपकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आपको डिफेंड करना है, परंतु भारत का विभाजन और उसमें जो आपने बोला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ गठबंधन किया था 1946 में। फजलुल हक ने जाके ज्वाइन कर ली मुस्लिम लीग, इसलिए इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस था। और अगर आप ये कहना चाहते हैं तो 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं अंतरिम सरकार में। किसकी निष्ठा की शपथ ली? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे वेवेल के द्वारा शपथ ली। और जब भारत ने 15 अगस्त 7 तारीख शपथ ली, क्यों माउंटबेटन ने शपथ दिलाई? जिन्ना ने माउंटबेटन से शपथ नहीं ली, आपने क्यों माउंटबेटन से शपथ ली? और उस समय भारत का एयरपोर्ट चीफ कौन था? अंग्रेज। आर्मी चीफ अंग्रेज, नेवी चीफ अंग्रेज, 1949 तक अंग्रेज रहा। कौन सर, याद है कि नहीं है उनका नाम? अरे भाई या बताएं। 1954 तक एयरफोर्स चीफ रहा गैरोल्ड गिब्स, 1958 तक वो रहा स्टीफन कॉर्लाइल। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, 1 साल क्यों आपने लॉर्ड माउंटबेटन को झेला? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जब बात करिए तो ईमानदारी से करिए। अंग्रेजों की वहां से लेकर अभी तक थोड़ा 25 में भी आते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पिछली बार चुनावों में भी राफेल का मुद्दा विपक्ष ने जमकर उठाया था। राहुल जी उसी पर चौकीदार चोर है तक कहते थे, ठीक है? सवाल तो सुन लीजिए।
ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी अगर वो ऐसे अड़े हुए हैं, जबकि पूरा देश जश्न में ऑपरेशन सिंदूर की खुशी मना रहा है कि आपने सरेंडर किया, क्या ये लगता है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बताइए कि सही स्ट्रैटेजी है? स्ट्रेटजी सही है नहीं सही तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, मैं उस पढ़ूंगा। बड़ी बड़ी बातें अभी सुधांशु जी ने कर दी। अरे भाई, कॉमनवेल्थ का सदस्य कौन है? भारत है ना। प्रधानमंत्री जी 11 साल से है ना, क्यों नहीं तोड़ देते? तोड़िए ना। अब हमें कब्जा करना अरे तोड़िए ना नाभिनाल को। अगर आपको इतना ही, अब मुझे बोलने दीजिए। आप डीकॉलोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, कॉमनवेल्थ का आज भी सदस्य। अरे आपको दिक्कत थी जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए उसी दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं बनेंगे। दूसरी बात, आपने गलत बात की। फजलुल हक कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में रखा था? नहीं रखा था या नहीं? किस पार्टी से थे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान की वकालत कर रहा था, जो पाकिस्तान का प्रस्ताव दे रहा था, उस पाकिस्तान के प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के साथ आप खड़े थे। तीसरी बात, आप पार्टीशन की बात करते हैं, आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे बाबा साहब अंबेडकर की किताब पढ़ लीजिए, और उसके अगर नहीं आपको मालूम है तो लाला लाजपत राय की 1924 में दी गई कर दिए कि हिंदुस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए। कहा था या नहीं कहा था लाला लाजपत 1924 के अंदर? 4 की बात की थी। तो लाला लाजपत राय कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई। एक मिनट, लाला लाजपत राय आपके भी आराध्य हैं। अध्यक्ष 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपके भी आराध्य और कांग्रेस से ज्यादा आपके आराध्य। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि आपको नेहरू को गाली देना है, आपको गांधी को गाली देना है, और आप लोग गांधी वध की बात करते थे। कह दिए दिल पे हाथ रख के नहीं कहते थे आप लोग? क्यों सरदार पटेल ने सरदार क्या? मैं ऐसे किसी संगठन का सम्मान नहीं कर सकता, और डंके की चोट पर कहता हूं कि आप जिस गांधी जी की हत्या के बाद जिनके ऊपर सरदार पटेल ने बैन लगाया था, जिनके लोगों को गिरफ्तार किया था, मैं कभी उनका सम्मान नहीं कर सकता। इसका जवाब दे दूं, सुनिए। मैं करूंगा, मगर मैं उस संगठन का सम्मान कर सकता हूं जिसने देश को विभाजित किया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा जमाते इस्लामी के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, आरएसएस के नहीं। ये सैयद हुसैन सोहरावर्दी जिसने खड़े होकर कत्लेआम कराया, उसका सम्मान कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के लोग जिन आतंकवादियों ने आके कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसका सम्मान कर सकते हैं। इनके लिए हाफिज साहब है, सुनिए, ओसामा जी है, इशरत बेटी है, और अफजल के साथ जुडिशियल किलिंग हो रही है, याकूब मेनन भटका हुआ नौजवान है, और सबका सम्मान है। अरे यासीन मलिक का प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मान है, जिसने एयरपोर्ट के अधिकारियों को। मगर सुनिए, मैं एक मिनट, पूरी बात, हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुलाकर सम्मानित किया। हम भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आज बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से बना बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आप ढूंढ के नहीं ला सकते। इसीलिए अंतर है आपको कट्टरपंथियों का। और इसीलिए मैं लास्ट में एक और बात कह दूं, जिनको इतिहास में लुटेरा महान दिखता था, उन्हें ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नुकसान दिखता था। छोटा सा जवाब, अंजना जी, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि उनको याद दिलाना चाहता हूं, चेन्नई 1949 में जो सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कहा था, ये लोग बलपूर्वक इस देश के ऊपर हिंदुत्व को करना चाहते हैं। ये राजनीतिक बहस चलती रहेगी, आप जश्न मनाइए और बहुत शुभकामनाएं आपको स्वतंत्रता दिवस